हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम आपके स्टैंडर्ड नाइन्थ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960, इसका आज हम लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 मैंने पहले ही पढ़ाकर अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले वो जाकर देख लो। देखिए, हम लोग ने लास्ट कहाँ पर एंड किया था। इंडिया इवेंट आफ्टर 1960 में हम लोग ने कुछ इवेंट्स देखे थे 1960 के बाद जो भी हुए थे। हमने देखा था कि 1960s में इंडिया कैसे कैसे वॉर में गई थी। फिर इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। फिर हमने देखा कि उन्होंने कैसे फॉरेन पॉलिसी बनाई है। फिर हमने देखा कि जब उनकी डेथ हो गई नेहरू जी की, तब लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए। फिर हमने देखा कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जब डेथ हो गई तो उनके बाद इंदिरा गांधी ने हमारी इंडिया की गवर्नमेंट को संभाला। फिर हमने 1970s में देखी कि क्या क्या इंदिरा गांधी का क्या क्या रोल रहा है, फिर इन्होंने कौन से काम कराए हैं। फिर हमने देखा कि जो खालिस्तानी मूवमेंट जब स्टार्ट हुई तो उस खालिस्तानी मूवमेंट की वजह से मतलब इसका बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट रहा है कि इंदिरा गांधी की असैसिनेशन में। फिर हमने देखा कि जब उनका असैसिनेशन हो गया तो राजीव गांधी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। फिर हमने देखा कि कैसे इन्होंने साइंस टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा खास फोकस किया। फिर इन्होंने कई सारी, जैसे कि साउथ कम्युनिटीज़ को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देना शुरू किया। फिर हमने देखा कि लास्ट में इनकी भी डेथ हो गई, लास्ट में इनका भी असैसिनेशन हो गया। मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी कि कैसे एक लड़की ने बॉम्ब का फूलों का हार उनको पहनाया और वो बॉम्ब का हार फट गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई अपने गले में बॉम्ब लेके घूमे और वो बॉम्ब फट जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी डेथ हो जाएगी, है ना। देखो, फिर ये भी हमने देखा कि कौन से लोगों का रोल रहा है इसमें। श्रीलंका में एक ऑर्गेनाइजेशन थी और लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, है ना, ये भी थे। मतलब इनका रोल रहा है राजीव गांधी जी की असैसिनेशन में। अब चलिए आगे देखते हैं। Towards the end of decade in 1980s, the unrest in Jammu and Kashmir had begun. This problem grew serious day by day, and today it has taken the form of terrorism. The terrorist activities there forced the Kashmiri Pandits to leave the valley. तो देखो, अब क्या था कि जम्मू और कश्मीर का जो आप बोल सकते हो ट्रबल है, वो आज भी हमें देखने को मिलता है। आज भी टेंशन बना रहता है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में आज भी पाकिस्तान के से जो भी टेररिस्ट आते हैं, आज भी वो कोई ना कोई तरीके से कश्मीर में घुस जाते हैं और वहाँ पे आतंक फैलाते हैं। तो यही सारे आतंक की वजह से, अब देखो, क्योंकि वो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे तो इसीलिए उन लोग का क्या रहता है कि देखो, मेन इन लोग की जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, मेन किस पे चलती है कि दूसरे रिलीजन को टारगेट करो। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि कश्मीरी पंडित, ऐसा नहीं है सारे लोगों ने ही कश्मीर छोड़ दिया। मैं कश्मीर ज़्यादातर एरिया कश्मीर का खाली हो गया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है तो टेररिस्ट किसी को देखते नहीं, टेररिस्ट सबको ही टारगेट करते हैं। तो इसकी वजह से कश्मीरी पंडित्स और कई लोगों ने कश्मीर छोड़ दिया, है ना। ऑब्वियस सी बात है, आप उस जगह पे नहीं रहना चाहोगे जहाँ पे दिन रात गोलियाँ चलती है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी वहाँ पे नहीं रहना चाहेगा। अब देखते हैं कि 1991 के बाद कौन से चेंजेस हुए। द ईयर 1991 इज हेल्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड। अब देखते हैं कि क्यों ईयर 1991 इंडिया और वर्ल्ड की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि द सोवियत रशिया डिसइंटीग्रेटेड इनटू सेवरल स्मॉल कंट्रीज एंड द कोल्ड वॉर केम टू एन एंड। जो सोवियत यूनियन, देखो आज के टाइम पे आप किसको जानते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जानते हो ना। वैसे ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ रशिया भी था पहले, लेकिन क्या हुआ कि रशिया टूट गया। अब रशिया टूट गया तो कई सारी छोटी छोटी कंट्रीज वहाँ से निकल गई, जैसे कि यूक्रेन भी आप जानते हो, एक यूक्रेन कंट्री है। बहुत सारी कंट्रीज है, अजरबैजान है, उज्बेकिस्तान है, ये सारी कंट्रीज रशिया से टूट चुकी है। In India, the government under the leadership of Prime Minister PV Narasimha Rao initiated many changes in the Indian economy. अब इन 1991 में पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी चेंजेस लाए। अब ये चेंजेस क्यों लाए? इकोनॉमी में चेंजेस ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? ताकि ना हमारी इंडिया में जो ट्रेड है वो थोड़ा सा फ्री हो जाए। अब फ्री ट्रेड की वजह से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में ज़्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट भी फास्ट होगी जब बाहर का पैसा इंडिया में आएगा। इन द इलेक्शंस कंडक्टेड बिटवीन 1996 एंड 1999, नो पॉलिटिकल पार्टी गॉट क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा। तब जब 1996 से 1999 में जो भी इलेक्शन हुए हमारे इंडिया में, उसमें ना कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी को मतलब पूरा मेजोरिटी नहीं मिली। तो इसीलिए गठबंधन में सरकार बनानी पड़ी और इस गठबंधन में टोटल हमारे 3 प्राइम मिनिस्टर थे। कौन 3 थे? अटल बिहारी वाजपेयी, एच डी देवेगौड़ा
और इंदिर कुमार गुजराल, ये तीनों जॉइंटली प्राइम मिनिस्टर जैसे काम कर रहे थे, है ना? और इन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक सॉरी तो देखो यहीं यहीं तक आपका ये खत्म होगा कि ये तीनों साथ में मिलकर प्राइम मिनिस्टर जैसे काम किए। अब फाइनली 1999 में जब अच्छे से इलेक्शन वापस हुए तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पावर में आ गई और मतलब किसकी पार्टी थी? वो थी भारतीय जनता पार्टी, और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे इंडिया के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कौन किया। इनको भी मतलब बोला जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी को बोला जाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी उन्हीं के साथ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया में इंक्लूड किया जाता है ना? ये दो प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जिनके हेटर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, भले से वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हो। इन दो प्राइम मिनिस्टर्स के हेटर हमें देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी हर प्राइम मिनिस्टर को आप देखोगे कि कोई ना कोई लोग मतलब उनको अपोज करते ही है। जैसे रतन टाटा जी को कोई भी अपोज नहीं करता, उनके ज़ीरो हेटर्स है। वैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, इनको वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स माना जाता है हमारे इंडिया का। अब देखते हैं इन्होंने ऐसा क्या किया था। तो देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इशू इन लोग ने सॉल्व करने का ट्राई किया था कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने का ट्राई किया था। जो वो अलग बात है कि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, पर इन्होंने इनिशिएशन ज़रूर किया था इसका। फिर इनके अंडर हमारी इंडिया पहली बार अपना न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्टिंग किया और हमारी इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बन गई। और फिर इन्हीं के टाइम पे 1999 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर छिड़ गई। कहाँ पर? कश्मीर इशू। ऑब्वियस बात है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती है तो उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कश्मीर। पाकिस्तान बोलता है कश्मीर हमारा है, लेकिन असली में तो वो कश्मीर इंडिया का है। इंडियन इकोनॉमी, अब देखते हैं इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस हुए। राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी एंड सोशल जस्टिस हैव बीन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब देखो इंडियन इकोनॉमी का ये जो कैरेक्टर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होने ही चाहिए, है ना? इकोनॉमी का मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे टाइम बदलते जाता है इकोनॉमी को भी बदलना चाहिए। इकोनॉमिक में सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए, हमारी हमें कोई भी देश पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सोशल जस्टिस यानी कि सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए इकोनॉमी में पार्ट लेने के लिए। ऐसा नहीं कि अगर किसी का अब उससे किसी के फादर अगर रिच है तो वही ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में क्योंकि वो बिज़नेस संभाले, ऐसा नहीं होता। एक छोटे से गांव का इंसान भी अपना एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है और इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल वो भी प्ले कर सकता है। अब क्या है? द इंडिया वांटेड टू एक्वायर मॉडर्निटी एंड सेल्फ रिलायंस बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज। तो देखो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज के भी सुपर जाइंट कंट्रियों को देखोगे, चाइना चाइना क्यों इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट मार्केट को कंट्रोल करके रखा है? क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है। तो इसीलिए हमें इंडिया को भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। वी वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस थ्रू प्लानिंग। तो देखो हम लोग की एक ऐसी इकोनॉमी चाहिए थी जिसमें सोशल जस्टिस हो, जिसमें हर लोगों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले इस इकोनॉमी का बड़ा पार्ट होने का। फॉर दिस नेशनल प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड दैट वुड कोऑर्डिनेट द डेवलपमेंट थ्रू द 5 ईयर पॉलिसी। अब देखो ऑब्वियसली बात है कि हमें जब इतनी बड़ी चीज़ करनी है, पूरी इंडिया की इकोनॉमी संभालनी है, तो ये कोई अकेला इंसान तो कर नहीं सकता है। तो इसीलिए ना एक नेशनल प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया जिसमें कई सारे लोगों का एक ग्रुप था। अब वो लोग ना एक 5 ईयर प्लान, और हाँ ये भी देखो कि ये जो बहुत सारे हज़ारों लोगों का जो ग्रुप था नेशनल प्लानिंग कमीशन ने, इसने ना 5 साल के प्लान बनाए। कि ये भी देखो, ये भी बहुत ज़्यादा ऑब्वियस बात है कि एक दिन में ऐसी बड़ी इकोनॉमी खड़ी नहीं हो सकती, हमें टाइम लगेगा। 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, कम से कम 5 साल तो ज़रूर लगते हैं एक अच्छी इकोनॉमी खड़ा करने के लिए। तो इसीलिए ये कम्युनिटी ना 5 साल का एक प्लान बना के चल रही थी और इसमें जो जो प्लान में जो भी मतलब करना था वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करते जा रही थी। तो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट स्टार्टेड द इकोनॉमिक रिफॉर्म फ्रॉम 1991। अब जो नरसिम्हा राव जी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने ही हमारी इंडिया की इकोनॉमी में चेंजेस शुरू कर दिए थे। कब से? 1991 से। These economic reforms are called as economic liberalization. The Indian economy flourished as a result of the implementation of this policy. देखो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन क्या होता है? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ये होता है कि जब अगर मान लो कोई कंट्री इकोनॉमिकली लिबरल नहीं है, तो अब अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर को इंडिया में आना पड़ता ना, तो उसको क्या करना पड़ता? उसको बहुत सारे अलग अलग झंझट से उसको गुजरना पड़ता कि गवर्नमेंट से ये अप्रूव करो, गवर्नमेंट से वो अप्रूव करो, इसकी परमिशन लो, उसकी परमिशन लो, यहाँ पर पैसा दो, वहाँ पर पैसा दो। तो इतनी ज़्यादा झंझट करने से अच्छा ना लोग कंट्री में इन्वेस्ट ही नहीं करते। लोग बोलते जब इतनी ज़्यादा हमें रिस्ट्रिक्शन है तो इन्वेस्ट ही क्यों करें इस कंट्री में। तो इसीलिए कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो ना
अपनी जो इकोनॉमी है उसको थोड़ा लिबरलाइज़ करे, यानी कि थोड़ा आसान करे बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए। तो इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट थी 1990s में, उसने इंडिया की इकोनॉमी को थोड़ा लिबरल बनाया ताकि बाहर के लोग अपना पैसा इंडिया में ज़्यादा डालें। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है कि द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हुई? ऑब्वियसली बात है, जब पैसा डालना आसान होगा कोई कंट्री में तो लोग डालेंगे अपना पैसा। स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल हेल्प रिफॉर्म द इंडियन इकोनॉमी। तो बहुत सारे स्किल्ड इंडियन लोग थे जिन्होंने बाहर की भी इकोनॉमी देखी थी, तो उसी हिसाब से उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को भी प्लान कर लिया। द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओपनड सेवरल एवेन्यूज एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। अब देखो जो आईटी सेक्टर है, आप भी जानते होंगे कि आज भी आईटी सेक्टर वन ऑफ द मेजर जॉब गिविंग सेक्टर्स है हमारे इंडिया में। तो देखो ये बहुत पहले से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आईटी होता है ना, तो इसने बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खोल दी लोगों के लिए। द चेंजेस आफ्टर 1991 आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज ग्लोबलाइजेशन। अब 1991 के बाद जो भी चेंजेस हुए इसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी पूरे ग्लोब, यानी ग्लोब क्या होता है? पूरी दुनिया, जो भी पूरी दुनिया में जो भी चेंजेस हो रहे थे वो इंडिया में भी होना शुरू हो गए थे, तो इसीलिए इन चेंजेस का नाम हम लोग ने रख दिया ग्लोबलाइजेशन। अब देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैसे डेवलपमेंट हुई हमारे इंडिया में। टू मेजर इवेंट मस्ट बी मेंशन्ड व्हाइल डिस्क्राइबिंग इंडियाज एफर्ट्स टुवर्ड सेल्फ रिलायंस। अब जब इंडिया हमारी ये सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ रही थी, तो उसमें कुछ दो मेजर इवेंट है, अब उसको डिस्क्राइब किया गया। यहाँ पे देखते क्या है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1965। अब तो देखो यहाँ पे पूरी बात नहीं कही गई है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो थे वो थे फादर इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के। पूरे वर्ल्ड के आप मत समझना कि ये पूरे वर्ल्ड के फादर है ग्रीन रेवोल्यूशन के। पूरे वर्ल्ड के कौन थे? नॉर्मल ई बोरलॉग, ये थे पूरे वर्ल्ड के फादर ग्रीन रेवोल्यूशन में। और हमारे इंडिया में किसने ये सब शुरू किया था? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो ये इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है ना। तो क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, देखते हैं एम एस स्वामीनाथन ने क्या किया। ही इम्प्लीमेंटेड न्यू साइंटिफिक एग्रीकल्चर टेक्निक एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। तो अब देखो वो टाइम जब इंडिया को आज़ादी मिली थी ना, तो खाने पीने की बहुत ज़्यादा कमी थी, क्योंकि ऑब्वियसली होता है ब्रिटिशर्स ने पहले ही हमें सारा हमारा लूट के लेके चले गए थे। तो अब वहाँ पे भूखमरी थी, फेमाइन था, तो लोग भूख से मर रहे थे। तो एम एस स्वामीनाथन जी ने क्या देखा कि हमें ना बढ़ती पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए ज़्यादा खेती करने की ज़रूरत है, मतलब ज़्यादा अनाज उगाने की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली बात है, देखो अनाज जो है अपनी नेचुरल कैपेसिटी पे ही उगेगा ना। तो हमारे एम एस स्वामीनाथन जी ने क्या किया, ऐसी वेराइटीज़ बनाई और साइंटिफिक मेथड यूज़ किया जिससे ना अभी मान लो ये एरिया में सिर्फ 5 पेड़ उग रहे थे, 1 2 3 4 5। तो इनकी साइंटिफिक मेथड और हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक से इन्होंने यही एरिया में 15 पेड़ उगा दिए। अब देखो ऑब्वियसली बात है कि अगर जब ये 15 पेड़ उगे हैं तो 5 पेड़ से सीधा 15 पेड़ हो गए, यानी कि 3 गुना बढ़ गई। जो प्रोडक्टिविटी थी वो 3 गुना बढ़ गई, है ना। तो इसकी वजह से हमारे जो इंडिया में जो लोग भूख से मर रहे थे वो कम हो गया। अब देखते हैं बाद में क्या हुआ। एक्सपेरिमेंट इन कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट बाय डॉक्टर वर्गीसी कुरियन लेड टू द इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। दिस इज कॉल्ड एज व्हाइट रेवोल्यूशन। अब डॉक्टर वर्गीसी कुरियन कौन थे? डॉक्टर वर्गीसी कुरियन ने ना व्हाइट रेवोल्यूशन लाया इंडिया में, क्योंकि ना अब देखो अभी ये तो आप देखते होगे ना, दूध कैसे इतना आसानी से आपको मिल जाता है, बस दुकान पर जाओ तो दूध आपको मिल जाएगा। पहले के टाइम पर ना दूध इतनी आसानी से नहीं मिलता था। पहले के टाइम पे आपको लाइनें लगानी पड़ती थी बड़ी बड़ी, और वो भी दूध सस्ता नहीं था। वो टाइम के हिसाब से दूध ना बहुत ज़्यादा महंगा था, कि अगर आप मान लो अभी शायद आपके यहाँ हो सकता है 80 या 90 रुपये का 1 लीटर दूध हो जो तबेले का है। अगर आप वो टाइम के हिसाब से कंपेयर करोगे ना, तो हो सकता है वो दूध आपको 200 रुपये में 1 लीटर मिलता। लेकिन क्या हुआ, वाइट रेवोल्यूशन की वजह से ना हमारा दूध का प्राइस कम हो गया। इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द फील्ड्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस रिसर्च। देखो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे इंडिया ने स्पेस रिसर्च और एटॉमिक रिसर्च में सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, कि फॉरेन कंट्रीज़ भी यहाँ तक कि हैरान थे वो टाइम पे कि इंडिया कैसे इतनी एटॉमिक एनर्जी और स्पेस रिसर्च में इतनी आगे है। इसरो का आप आज भी एग्जाम्पल सुनते रहोगे कि एकदम सस्ते में कितने खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर देता है इसरो, जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। हम इसरो ने वही पैसे में एक रॉकेट को सीधा मून तक भेज दिया, है ना। तो आप सोच सकते हो कि कितना चंद्रयान और मंगलयान जैसे हम इतने खतरनाक मिशन हम इतने सस्ते पैसे में करते हैं कि सारे लोग हैरान हो जाते हैं। अब देखते हैं कि एटॉमिक एनर्जी में ऐसा क्या हुआ। डॉक्टर होमी बाबा लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम। इंडिया इंसिस्टेड ऑन यूजिंग एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस लाइक जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फार्मास्यूटिकल्स एंड डिफेंस। तो देखो डॉक्टर होमी बाबा जो थे हमारे, इन्होंने इंडिया में एटॉमिक एनर्जी का जो सेंटर था उसको एस्टैब्लिश किया। मतलब इंडिया आज एटॉमिक पावर क्यों है, आज हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, एटॉमिक एनर्जी प्लांट है, इतने सारे हमारे पास
एनर्जी आई कहाँ से? तो अगर आप ना एक सिंगल इंसान को अगर आप क्रेडिट देना चाहो तो वो थे हमारे डॉक्टर होमी भाभा। अगर डॉक्टर होमी भाभा नहीं होते तो आज भी हो सकता है कि हम 20 साल पीछे होते हमारे एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम में। क्योंकि इंडिया ने क्या बोला कि हमें सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना है, हमें इंडिया ने क्या बोला, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें फार्मास्यूटिकल चाहिए, हमें ना एटॉमिक एनर्जी का पीसफुल यूज़ करना है। अब आप बोलोगे कि ये देखो यहाँ पे डिफेंस लिखा है, डिफेंस लिखा है मतलब हमें न्यूक्लियर बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब चाहिए। अब ये थोड़ी पीसफुल पर्पस हुआ, आप बोलोगे पीसफुल पर्पस है और यहाँ पे बॉम्ब बना रहे हो बैठ के, है ना? तो इसका इंडिया का क्या मतलब था कि क्योंकि पाकिस्तान, चाइना ऐसी कंट्रीज़ के पास पहले से न्यूक्लियर वेपन है, तो अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होंगे तो ये कभी भी इंडिया को थ्रेट दे सकते हैं, है ना? क्योंकि ये बोलेंगे कि हम मुंबई पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देंगे तो इंडिया के पास तो कोई चारा ही नहीं होगा ना सरेंडर करने के लिए कोई भी वॉर में। तो अगर जब इंडिया के खुद के पास भी जब न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा तो वो अपना डिफेंस आराम से कर सकती है ना पीसफुल तरीके से। ये अलग बात है कि हम कभी किसी के ऊपर पहले न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं छोड़ेंगे, अगर वो हम पे छोड़ेगा तो हम छोड़ेंगे। तो इसीलिए ये भी एक पीसफुल यूज़ ही हुआ है ना? इंडिया हैज अचीव्ड कंसिडरेबल सक्सेस इन द स्पेस टेक्नोलॉजी एज वेल। तो ये तो आप जानते ही हो, इसरो इसरो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है आज, ये तो हम जानते ही, बताने की भी ज़रूरत नहीं है। इन 1975 द फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा वॉज लॉन्च। तो इसरो की पहली सैटेलाइट का नाम क्या था? आर्यभट्टा। टुडे इंडिया हैज़ अचीव अ सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम एंड मेनी सैटेलाइट हैव बीन लॉन्च अंडर दिस प्रोग्राम, है ना? तो ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तो खुद ही देखते हो कि हमेशा कितने सारे लाइव ब्रॉडकास्ट होते हैं, चंद्रयान, मंगलयान। यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद एड्रेस करते हैं। चंद्रयान अगर कभी भी मून पे लैंड होने वाला है तो हमारे खुद प्राइम मिनिस्टर आते हैं वो देखने के लिए लाइव कि क्या सक्सेसफुल लैंडिंग हुई या नहीं हुई। इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड कंसिडरेबल एडवांसमेंट इन द टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा अचीवमेंट आ चुकी है। देखो हमारे पास 5G है, 4G है, वाईफाई, फाइबर, अब तो स्टारलिंक भी इंडिया में आने वाला है। तो इसलिए टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सेक्टर में भी हमने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट कर लिया है। चेंजेस इन सोशल फील्ड, अब देखते हैं कि लोगों के लाइफ में क्या चेंज हुआ। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर सेवरल मेजर चेंजेस इन द सोशल फील्ड इन इंडिया। अब देखो इंडिपेंडेंस से पहले भेदभाव का लेवल बहुत ज़्यादा था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आज भेदभाव ख़त्म हो चुका है, भेदभाव आज भी है, काफ़ी हद तक आज भी प्रेजेंट है। लेकिन इंडिया की आज़ादी के टाइम पे जो भेदभाव था वो आज ड्रास्टिकली कम हो चुका है। आपके आप देखे रहोगे कि आप अगर जनरल कैटेगरी के हो तो आपके कितने सारे दोस्त लोग क्लासेस में, स्कूल में कितने सारे दोस्त लोग होंगे, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी के लोग होंगे, है ना? आप तो एकदम मिलजुल के रहते हो उन लोग के साथ। लेकिन वही इंडिपेंडेंस से पहले ना उन लोगों को आपके बाजू में भी नहीं बैठने दिया जाता। तो इस हद तक वहाँ पे आप बोल सकते हो कि डिस्क्रिमिनेशन था। Some of the changes are related with the issue of empowerment of women and others are related with the policies regarding the upliftment of deprived society। अब देखो कुछ कुछ जो सोशल फील्ड में कौन से चेंजेस, पहले कुछ चेंजेस हुए कि वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि वुमेन को एम्पावर करो, है ना? क्योंकि वुमेन भी एक वीकर सेक्शन है, जहाँ पे देखा जाता है कि वुमेन एक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, तो उनको भी एम्पावर करो ताकि वो वीकर सेक्शन नहीं रहे। और कुछ थी अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्राइव सेक्शन। डिप्राइव सेक्शन कौन हो जाएगा? ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारे हमारे डिप्राइव सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। टू प्रमोट द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वॉज क्रिएटेड इन 1985। अब देखो कंट्री में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन होता है, मतलब किसके खिलाफ आसानी से क्राइम हो जाता है? वुमेन और चिल्ड्रन। वुमेन और चिल्ड्रन के खिलाफ ना आसानी से क्राइम हो जाता है क्योंकि वो अपना डिफेंस सही से नहीं कर पाते। तो इसीलिए उनके डिफेंस के लिए एक डिपार्टमेंट खोला गया, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, साल 1985 में, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अंडर ये डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश किया गया। सम लॉज वर मेड टू एंश्योर सोशल जस्टिस टू वुमेन एंड हेल्प इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स इन दिस डायरेक्शन। अब ये जो लॉज, ये जो डिपार्टमेंट है वुमेन और चिल्ड्रन सेफ्टी डिपार्टमेंट है, इसने कई सारे लॉज लाए जिससे वुमेन के पास थोड़ी एक्स्ट्रा सेफ्टी रहे, मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा पावर रहे, ताकि अगर उसके खिलाफ कुछ भी गलत हुआ तो वो उसके खिलाफ आवाज़ आसानी से उठा सके। दे इंक्लूड प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट एज पर द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज। अब यहाँ पे कुछ लॉज बताए गए हैं जो इस डिपार्टमेंट ने एस्टैब्लिश किया वुमेन के लिए। सबसे पहले दहेज को इन लोग ने बैन कर दिया कि दहेज कोई भी नहीं देगा, तो डाउरी बैन हो गई, दहेज बैन हो गया। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन क्या होता है कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि मेन और वुमेन को ना इक्वल पे नहीं मिलता था, कि मेन को ज़्यादा पे मिलता था, वुमेन को कम पे मिलता था, सेम वही सैलरी, सेम वही काम करने के लिए। लेकिन फिर बाद में एक लॉ आया कि नहीं, दोनों को इक्वल पैसा देना चाहिए। अब 73rd और 74th
चेंज जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, इसमें क्या किया गया था कि वुमेन के लिए लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ में सीट्स को रिजर्व कर दिया गया। अब ये लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ क्या होती है? आपने देखा हो ना कि एमपी होते हैं आपके, नगर पालिका, नगर सेवक और ग्राम पंचायत, ये सब जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ है, ज़िला परिषद, है ना? ये सब जो बॉडीज़ है, तो इसमें 50% के आसपास वुमेन के लिए सीट रिजर्व कर दी गई, ताकि पॉलिटिक्स में भी वुमेन का बहुत बड़ा रोल रहे। According to the maker of Indian Constitution, some constituent of the Indian society were deprived of dignity and equal opportunities due to the caste system. देखो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि इंडिया में हम इंडियंस ने, देखो ये कास्ट सिस्टम किसने बनाया है? किसी भगवान ने नहीं बनाया, किसी इंसान, किसी और ने नहीं बनाया, ये हम इंडियंस ने ही ये कास्ट सिस्टम बनाया है। और हम खुद ही अपने इंडियन ब्रदर्स और सिस्टर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, किस बेसिस पर? उसके कास्ट के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात थी, है ना? तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि जो लोगों को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ा, तो हमें उनको ऊपर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो द काका साहेब कालेकर कमीशन वॉज सेटअप इन 1953 टू मेक रिकमेंडेशन सो एज टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। अब यही यही जो नीची जात वाले लोग हैं, इनके वेलफेयर के लिए काका साहेब कलेलकर कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया। कब? 1953 में। In 1978, a commission was constituted under the chairmanship of BP Mandal to study the issue of other backward classes. अब ओबीसी, देखो SC ST कैटेगरी, बाकी कैटेगरीज वो सब के लिए तो बन गया, लेकिन अभी ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि खाली यही दो कैटेगरीज है ना? ओबीसी में सारे के सारे बैकवर्ड क्लासेस आ जाएंगे। तो इनके वेलफेयर के लिए, ताकि इनको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले एजुकेशनल सेक्टर और जॉब सेक्टर में, इनके लिए एक बीपी मंडल जी के चेयरमैनशिप में एक अलग कमीशन बना जो ओबीसी के ऊपर खास ध्यान दे। द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन वॉज अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैकवर्ड सेक्शन ऑफ वेरियस सेक्टर एंड इंस्टीट्यूशन। अब देखो ये पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन जो है, ये इसको क्यों लाया गया? ताकि जो बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जिन्हें निगलेक्ट किया जाता था, जिन्हें भुला दिया जाता था, जिन्हें किसी लायक नहीं समझा जाता था, वो जल्दी से ऊपर आए और बाकी जो ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं, उनके साथ compete करें। द गवर्नमेंट पास द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट इन 1989 टू इनेबल दोज बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू लिव विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। अब देखो जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है ना, ये हर एक क्राइम को रोकता है जो कि SC और ST कैटेगरी वालों के लिए, लोगों के लिए हो। देखो मैं SC ST ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप फेमिलियर हो इन टर्म्स से। OBC, ओपन कैटेगरी, SC ST, ये सब चीज़ों से आप फेमिलियर हो ना, तभी मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। वरना इनका फुल फॉर्म तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है। अब देखो ये इन बेचारों के खिलाफ ना बहुत ज़्यादा क्राइम होता था कि फ्री फ्रॉम वायलेंस, फियर एंड ऑपरेशन ऑफ द अपर क्लासेस। तो मैंने यही बोला था कि SC ST जो है, इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा क्राइम होता था। तो इसी क्राइम को रोकने के लिए जो इनको हर चीज़ का फियर और वायलेंस का ऑपरेशन जो इनका होता था, इसको रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट लाया गया। ग्लोबलाइजेशन ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस इन डिफरेंट फील्ड लाइक इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, कल्चर। तो अब देखो ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या? मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरी दुनिया में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जब वो चेंजेस इंडिया में होंगे तो उसको हम बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि पूरे ग्लोब यानी कि पूरी दुनिया में जो चेंज हो रहे हैं, वो जब इंडिया में आएंगे उसे बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी इकोनॉमी बदली, पॉलिटिक्स बदला, साइंस टेक्नोलॉजी सब कुछ बदला, सोसाइटी और कल्चर भी बदला हमारा। अभी भी आप देखते होगे ना कि वेस्टर्न कल्चर अब इंडिया में आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से आ रहा है। वी हैव डिस्कस सम ऑफ दिस चेंजेस इन द अबव पैराग्राफ। हाँ, तो ये कुछ चेंजेस को साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल जस्टिस, ये सब तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया से मच एज एन इंपॉर्टेंट कंट्री ऑन द ग्लोबल सीन ऑफ डिफरेंट स्फीयर्स। अब हाँ, ये भी आप जानते हो कि इंडिया पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है ना? किसी को भी अगर कोई बड़ी चीज़ लॉन्च करनी है तो वो इंडिया में भी लॉन्च करता है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के साथ। अब इंडिया G20 का भी एक मेंबर है और ब्रिक्स का भी मेंबर है ना? ब्रिक्स में कौन कौन? 5 सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज ब्रिक के मेंबर है: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। G20 में भी 20 वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, जिसके अंदर इंडिया भी आता है। इंडियाज एक्सपीरियंस एन इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि अचानक से बूम हुआ है हमारे। अगर आज भी आप देखोगे तो जियो के आने से पहले लोगों के पास उतना फ्री इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब देखो कि जियो के आते ही कैसे हर किसी के पास अब इंटरनेट आ चुका है।
मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट एंड ऑल कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ बेस्ड ऑन सैटेलाइट हैव स्प्रेड ऑल अक्रॉस द कंट्री। अब देखो, अब पूरी कंट्री में ही अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट आपको पूरी कंट्री में अब आपको देखने को मिलता है ना? क्योंकि हमारा टेलीकम्युनिकेशन इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। इन द पॉलिटिकल फील्ड, इंडिया हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड द वर्ल्ड हाउ अ स्टेबल डेमोक्रेसी कैन फंक्शन सक्सेसफुली। अब देखो, ऐसा नहीं कि इंडिया सिर्फ डेवलप हो रहा है, इंडिया ने एक एग्जाम्पल भी खड़ा कर दिया पूरे वर्ल्ड के सामने। कैसा एग्जाम्पल? कि एक डेमोक्रेसी कैसे एक फंक्शनल तरीके से, मतलब एक सक्सेसफुल तरीके से फंक्शन करे। तो इंडिया देखो एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कंट्री है ना इतने टाइम, तो इंडिया ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि एक नई नई डेमोक्रेसी भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। ऑल दिस हैज रिजल्टेड इन टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन द लाइफ स्टाइल ऑफ इंडियन यूथ। हाँ, तो देखो इंडियन यूथ, ये जो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन हुआ है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा चेंज जो आप बोल सकते हो जो आया है, वो हम यूथ की लाइफ पे आया है। अगर वही इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई होती टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में और ग्लोबलाइजेशन नहीं हुई होती, तो आज हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता। दिस चेंजेस आर विजिबल फ्रॉम देयर डाइटरी हैबिट्स। तो देखो डाइटरी हैबिट्स, तो देखो पहले क्या होता था कि दाल चावल ही खाते थे, है ना? अब क्या आप खाली दाल चावल खाते हो? अब तो बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, बटर चिकन, ये सब आप खाते हो ना। तो ये आपकी डाइटरी चेंज हुई, किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्लोथिंग कल्चर चेंज हो गया। अब क्या आपको हर कोई कुर्ता पजामा में मिलता है? नहीं ना, पहले आपको सब धोती, कुर्ता पजामा ये सब में मिलते थे। लैंग्वेज, अब क्या हर कोई हिंदी बोलता है? सब इंग्लिश, हिंदी और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं। बिलीव्स, तो अब लोगों के बिलीव्स भी तो चेंज हुए। अब इस बात है, जब बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस होगा तो एक कंट्री के लोग बदलने वाले हैं, उनके बिलीव्स भी बदलेंगे। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनल चैलेंजेस देखेंगे। अभी तक इस पूरे चैप्टर में हम लोग ने क्या देखा? 1960 के बाद इंडिया में कौन से चेंजेस हुए थे। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि इंडिया ने कौन से इंटरनल चैलेंजेस फेस किए और उसको कैसे हम लोग ने ओवरकम किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिंपल चैप्टर था, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। मैंने आपको सारे के सारे इवेंट एकदम इसी तरीके से समझा दिया है। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर से सारे के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट और डेट ज़रूर याद रखोगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।